Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, magnetic effects of current and magnetism of first chapter, magnetic field due to current. Here we are studying about the magnetic field generated by the current, not by the natural magnets. So our topic is going on is application of Biot-Savart's law. First application we already discussed, that is मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. उसका रिजल्ट था म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई करंट इनटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. फाई 1 और फाई 2 क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लोअर साइड से कितना एंगल है और परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट से स्ट्रेट वायर पे उस पे अपर साइड से कितना एंगल था. दैट था फाई 1 और फाई 2. उसका हम डिस्कस कर चुके. न्यूमेरिकल सब बाद में डिस्कस करेंगे ये दो एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद. बी, अब की बार हमारे पास में स्ट्रेट वायर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है, बट एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर. किसके सेंटर पे? यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, यानी कि यूनिफॉर्म है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि किसी साइड में ज्यादा हो किसी साइड में कम हो, सभी जगह यूनिफॉर्म है. करंट फ्लो कर रहा है, उसमें कैरी कौन कर रहा है? सर्कुलर रिंग है. तो हमारे पास में सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग होना चाहिए. ये एक सर्कुलर रिंग हमने कंसिडर किया. इसमें करंट है वो हम मान सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. कितना करंट है? आई. इसके सेंटर पे, सेंटर का नाम मैंने दे दिया ओ पॉइंट. इस ओ पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस रिंग की वजह से. फिर कंपेयर करेंगे कि अगर इतनी ही लेंथ का स्ट्रेट वायर होता तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती, और अगर सर्कुलर बना देते हैं उस वायर को तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती. देखते हैं. अब हमें तो बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करना है, एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट. तो यहां पे मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट माना, ये छोटा सा एलिमेंट, बहुत स्मॉल. बोर्ड पे आपको थोड़ा सा बड़ा जरूर दिख जाता है, हम बड़ा ड्रॉ कर देते ताकि विजिबिलिटी रहे, अदरवाइज स्मॉल करंट एलिमेंट है. और स्मॉल करंट एलिमेंट जो था लेंथ आइडियल, वो वेक्टर क्वांटिटी है. अब लेंथ की वेक्टर किस डायरेक्शन में माने, तो बताया था जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो यहां पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो बनेगा वो क्या होगा? आईडीएल, दैट मीन्स करंट एलिमेंट, वेक्टर क्वांटिटी. यहां से सेंटर पे कैलकुलेट करना है, तो सेंटर से इस पॉइंट से जो हमारा पोजिशन वेक्टर होगा ये आर है. दोनों के बीच में टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना होता है? यहां से देखें तो 90 डिग्री होता है. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? बेसिकली टेंजेंट एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस. तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. क्लियर हो गया? हमें यहां पे कैलकुलेट करना था इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. सो according to Biot-Savart's law, Biot-Savart's law क्या कहता था? Biot-Savart's law, स्मॉल एलिमेंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल होगी. तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? डायरेक्शन बाद में देखेंगे. म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा जो एंगल था वहां पे वो किस किस के बीच में था? एलिमेंट की डायरेक्शन और जो पोजीशन वेक्टर था उन दोनों के बीच का एंगल था. तो यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है? ये 90 डिग्री है. तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना लिख देते हैं? 90 डिग्री. अपॉन में डिस्टेंस इस एलिमेंट से और जहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी है? आर. तो आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में. ये टर्म्स हो गया. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी स्मॉल एलिमेंट की वजह से. लेकिन हमें स्मॉल नहीं कंसिडर करना, हमें तो पूरी रिंग की वजह से बताना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे. डायरेक्शन का भी देख लेते हैं. क्या बताया था वहां पे? डायरेक्शन डीएल से और आर पोजीशन वेक्टर की तरफ देखते हैं. तो डीएल अपवर्ड में था, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में था. तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ था डीएल का, और पोजीशन वेक्टर रेडियस की तरफ. तो डीएल एलिमेंट से और पोजीशन वेक्टर की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो किधर जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में.
तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, इनवर्ड होगी, इसकी वजह से। अगर सभी की वजह से सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है और हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट माना, तो इसके भी टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर फिर इधर ही है, इधर से आएंगे डाउनवर्ड में, तब भी किधर आ रहा है, इनवर्ड। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी टेंजेंट डाउनवर्ड में, इधर देखेंगे तो इस पोजीशन वेक्टर से इधर जाएंगे पोजीशन वेक्टर की तरफ, तो भी क्या होगा, इनवर्ड। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे इस रिंग पे, उन सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर किधर होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। तो इसका मतलब जब सभी एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन सेम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड। और ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को ऐड करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फॉर टोटल रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग, पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं कौन से मेथड से, बाय इंटीग्रेशन। कि हम छोटी छोटी जो मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे मान लिया, फिर थोड़ा ऊपर मानेंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से, ऐसे स्मॉल स्मॉल को ऐड करेंगे सभी को, क्योंकि डायरेक्शन सेम थी। तो ऐसे ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। सो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो, फिर यहाँ पे जाएंगे, लेंथ थोड़ी इंक्रीज हुई, यहां तक लेंथ ऐड करेंगे यहां तक, लेकिन हमें तो वापस कहां पे आना है, सेम टर्म्स पे। तो लिमिट क्या होगी, 0 लेंथ से आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डीएल है, स्मॉल स्मॉल लेंथ, यहाँ पे डीएल है। करंट पूरे में सेम रहेगा। ये जो पोजीशन वेक्टर है दैट मीन्स रेडियस, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखें तो रेडियस क्या रहेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की सेम रहे। तो लेंथ है, 0 से स्टार्ट होगा, एक कंप्लीट राउंड करोगे तो कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे कितने डिस्टेंस कवर करोगे, 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। अगर इसके रेडियस आप a मान लेते तो कितना हो जाता, a हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, आप कोई भी एलिमेंट लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मीडियम सेम रहेगा, करंट सेम है, रेडियस सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे 0 to 2 पाई आर और डीएल। ऐसे छोटी छोटी लेंथ को ऐड करोगे फॉर कंप्लीट रिंग, कितनी लेंथ आएगी, सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा इस पॉइंट में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, एंड सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू में आर। एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में 2 पाई। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो जब हमने इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर माना था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। अगर आप मिड पॉइंट पे थे और अगर एंड पे थे तो आई अपॉन में आर था, दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वहां पे ए बोल रहे थे, यहाँ पे हम आर बोल रहे हैं रेडियस के टर्म्स में। लेकिन ये टर्म्स तो 2 पाई है मल्टीप्लाई में, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो लगभग, अगर हम मिड पॉइंट पे भी चेक करें तो 3 टाइम्स, 2 यहाँ पे भी रख दे तो पाई टाइम्स, यानी 3 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर हम वायर को स्ट्रेट की जगह क्या कर दें, सर्कुलर बना दें। इसलिए जो कोयल्स होती है उसको सर्कुलर शेप में बनाया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकें एट द सेंटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी कंपेरेटिवली टू स्ट्रेट वायर। और फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर। आर क्या है, रेडियस, और आई क्या था, कितना करंट वहां पे फ्लो कर रहा था। लेकिन मैं इस 2 पाई को रेफरेंस के लिए, ये जो टर्म्स है मैं इसको कह रहा हूं एंगल है। ये एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन, और रेडियन कितना होता है, एक कंप्लीट रिंग में टोटल एंगल, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया था, एक राउंड कंप्लीट लगाओगे तो कितना एंगल होगा, 2 पाई 2 पाई। अगर मैं ये कह देता यहां से और हाफ ही रिंग है तो जब आप इंटीग्रेट करते इस डीएल लेंथ को स्मॉल स्मॉल को तो कितनी लेंथ आती, हाफ आती, और हाफ सरकमफ्रेंस कितनी होती, पाई आर। एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाता, वहां पे कितना आता, पाई आता। तो यहाँ पे मैं इस सिंपल टर्म्स में कह सकता हूं ये एंगल सबटेंड बाय द लेंथ है। जैसे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
I अपॉन में रेडियस एंड दिस इज द थीटा। यहां पे तो कंप्लीट रिंग है, कहीं पे आपको आर्क दे दे, ये आर्क दे दिया और इसमें करंट जा रहा था I, ये सेंटर था, इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और ये लेंथ हमने L मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल जो था वो अल्फा। तो यहां पे आपको कहा जाए कि इस पार्ट ऑफ सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो इस पॉइंट पे, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, सिंपल सा देखो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में R, ठीक है, और यहां पे कितना होता, L होता R स्क्वायर। अब लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करें, हमें एंगल पता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क की वैल्यू कितनी है, लेंथ, और रेडियस कितना था R, तो हमें तो लेंथ चाहिए, लेंथ की जगह कितना प्लेस कर सकते हैं, अल्फा इंटू में R, एक R से R कैंसिल आउट हो जाता तो कितना बचता, एंगल ही होता। इसलिए यहां पे हमने कंप्लीट रिंग माननी है, तो कंप्लीट एंगल एक राउंड में कितना होता है, 2 पाई। हाफ रिंग होती तो कितना होता, पाई होता, और 1 क्वार्टर ही होता, इतना ही पोर्शन आपको गिवन होता 1 क्वार्टर, तो कितना होता, पाई बाई 2 की टर्म्स में आता। एंगल को हमेशा किस में लेना है, रेडियन के टर्म्स में लेना है, तो वो टर्म्स जो होती है वो फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे आता जरूर है 2 पाई, लेकिन ये क्या होता है, बेसिकली एंगल होता है कि जितना पार्ट आपको दिया था वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से यूज होगी। डेरिवेशन हमारा यही तक था। यहां से एक स्टेप और ले सकते हैं, फॉर n टर्न्स। अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक सिंगल नहीं, वायर को एक बार ही टर्न नहीं किया, मैंने नंबर ऑफ टाइम्स टर्न कर रहा हूं, तो कितने टर्न्स किए, 5 टाइम्स। सभी की डायरेक्शन जो होगी वो सेम रहेगी। वायर को एक बार आपने राउंड किया, फिर दोबारा राउंड करोगे तो करंट की डायरेक्शन सेम, फिर राउंड करेंगे सेम डायरेक्शन में तो करंट की डायरेक्शन सेम। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेंटर पे सभी की वजह से सेम है। एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 0.1 टेस्ला है, तो 2 रिंग की वजह से कितना होगा, सेम डायरेक्शन में 0.2, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 टर्न्स हुए 3 टाइम्स, 4 टर्न्स हुए 4 टाइम्स। तो आपको कुछ नहीं करना, ये सिंगल टर्न्स की वजह से था। फॉर n टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई n, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n इंटू में I और इंटू में 2 पाई, कंप्लीट रिंग है तो। और अगर जितनी भी पार्ट दे रखा होगा उसका एंगल हम देख लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो उससे मल्टीप्लाई। सिंपल क्या किया हमने, n टर्न्स थे तो n से मल्टीप्लाई किया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को। तो यहाँ पे ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग। अब हमें फायदा क्या होगा, एक तो स्ट्रेट वायर लेते हो तो उसकी वजह से वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम सर्कुलर बना देते हैं उस वायर को तो उसकी वजह से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कॉइल्स हमेशा सर्कुलर शेप में बनाई जाती है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इसके स्पेशल केस देखते हैं एक दो। बोर्ड के एग्जाम में आया था, इससे पहले एक छोटे टर्म देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल बनेगा, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ जब पढ़ रहे थे तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आया था DL क्रॉस R। इसका मतलब वहां पे भी राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट है तो कौन सा था, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे भी यही है। मैंने ये रिंग ली, इसको इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिंग, ठीक है। इसको किस तरीके से मान रहे, इस तरीके से, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस रिंग को ऐसे रखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगी वो देखेंगे ध्यान से। ये रिंग, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सामने देखोगे ऐसे तो आपको बिल्कुल एक लाइन दिखाई देगी। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं तो आपको ऐसे दिखाई देगी ये रिंग। तो ये इस तरीके से रखी हुई है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे करंट I। दोबारा इसको ध्यान से देखेंगे, ये रिंग थी, इस रिंग पे देखेंगे तो यहां से करंट ऐसे जा रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी करंट है या थंब है वो कोई भी ले सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं होता। करंट यहाँ पे सर्कुलर था, तो सर्कुलर अगर होगा
तो इसका मतलब मैं फिंगर को कर्ल करना आसान रहेगा मेरे लिए। तो करंट जिस डायरेक्शन में घूम रहा था ऐसे, तो मैंने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को भी क्या कर दिया, कर्ल कर दिया ऐसे। तो मेरा थंब किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे उन सभी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड होती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के नजदीक होगी वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन, और बाहर से डाउनवर्ड में, तभी क्लोज लूप बनेगा। इससे थोड़ा सा और ज्यादा जाएंगे, और ज्यादा यहां पे इस साइड में देखेंगे इनवर्ड में अपवर्ड जाएंगी, बाहर की तरफ से डाउनवर्ड। ये ठीक है, यहां से ये इसके थ्रू पास होंगी तो अपवर्ड में। और इसके सेंटर से अगर पास होंगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि क्लोज लाइंस बनते जाएंगे, क्लोज लाइंस बनेंगी तो जितना हम इसके दूर जाते जाएंगे उतना ही वो क्लोज, जैसे ये रिंग थी इसके नजदीक नजदीक रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए क्लोजर सर्कल्स रहेंगे। जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे तो इसके सेंटर की तरफ से सभी का अक्यूमुलेशन इफेक्ट होगा, कंप्लीट इफेक्ट, तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है इनसाइड द वायर। अब अगर मैं स्ट्रेट वायर लिखता यहाँ पे, एक स्ट्रेट वायर हम मान लेते और इसमें करंट था, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेरे लिए क्या इजी रहेगा, कर्ल करना इजी है या स्ट्रेट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे थंब की डायरेक्शन करंट की मान लेता हूं, तो मेरे राइट हैंड की फिंगर कैसे कर्ल करेंगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप बनाओगे वो क्लोज बनेगी, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन, ऐसे क्लोज। यानी ये वायर था, इस वायर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में थंब मान लिया, तो इस फिंगर पे यहाँ पे आएगा तो इनवर्ड, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसके इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस साइड में आएगा इस पॉइंट पे तो कैसे आएगा, राइट हैंड आउटवर्ड डायरेक्शन। यही सेम सर्कल चलता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर जो होगा वो खुद वायर रहेगा। जैसे मैं कहूं ये मेरा हाथ है, प्लेन है, और यहाँ पे ये एक वायर जा रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो इस सर्कल के ऊपर हम बना रहे हैं, यहाँ पे ये सर्कल बनते जा रहे हैं मेरे हाथ के ऊपर, ऐसे सर्कल। वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे वही सेम प्लेन बनते रहेंगे सिलेंड्रिकल से। तो ये तो थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम एक दो स्पेशल केस डिस्कस कर रहे थे। वो स्पेशल केस क्या है, एक रिंग है हमने कैलकुलेट कर लिया, अब एक की बजाय आपको डबल रिंग दे रखी है, जैसे एक ये दे दिया, बट दोनों में डाउट क्या डाल दिया आपको कि इस रिंग में करंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ पे रेडियस अलग अलग होगी। इसकी रेडियस फर्स्ट रिंग की R1 मान ली, सेकंड रिंग की रेडियस हमने कितनी मान ली, R2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट रिंग कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, क्या फॉर्मूला था, I अपॉन में R1 रेडियस, और एंगल कंप्लीट रिंग है तो एंगल कितना आएगा 2 पाई। बट मुझे डायरेक्शन भी लिखनी है, अभी तक तो सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था, अब डायरेक्शन लिखूंगा तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। और डायरेक्शन के लिए सिंपल रूल क्या बताया अभी आपको, राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे मेरे लिए इजी क्या है, फिंगर को कर्ल करना इजी रहेगा या स्ट्रेट दिखाना। तो स्ट्रेट दिखाएंगे तो ऐसे तो घूम नहीं सकते, तो यहाँ पे मैंने फिंगर को इन साइड वाली एंटी क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो इस इनर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएंगे इस बोर्ड से। और अगर मैं सेकेंड रिंग की वजह से कैलकुलेट करता हूं तो फॉर्मूला वही रिंग है, ये भी म्यू नोट अपॉन 4 पाई। करंट जो था वो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता था, I2 अपॉन में रेडियस R2। कंप्लीट रिंग है तो एंगल कंप्लीट बनेगा, 2 पाई इसका भी होगा। बट यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो आउटर रिंग की डायरेक्शन कैसे, क्लॉकवाइज। तो मैं राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, और इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे क्रॉस होगा। कैसा होगा, क्रॉस। अब आपको बहुत अच्छे से आता है कि दो वेक्टर हैं, इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बड़े वाले रिंग की वजह से इनसाइड में जा रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा,
B1 माइनस में B2। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं वहां पे सब्ट्रैक्शन। तो अपोजिट में था, एक डॉट है एक क्रॉस है, आउटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, इसलिए मैंने B1 माइनस B2 लिखा। अदरवाइज आप B2 माइनस B1 भी लिख सकते हो। जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी, जो मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, वही नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, आपको पता ही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों में कॉमन था, 2 पाई कॉमन था, I1 R2 माइनस में। ये एक केस था। एक ऐसा ही केस और है जो बोर्ड में पूछा गया था लास्ट ईयर, उसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। सेकंड, अब की बार आपको सेम प्लेन में नहीं दे रखा, कंसेंट्रिक नहीं दे रखी थी सर्कल्स, आपको ऐसे दे रखा था। एक रिंग ये है, करंट इसमें I1 है, ठीक है, और एक रिंग ये है, दोनों का सेंटर सेम था, रेडियस भी सेम है, बट दोनों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे मैं कहूं कि इस टर्म्स में ये रिंग थी, एक रिंग ऐसे है और दूसरी रिंग जो होगी वो ऐसे है। इसका मतलब दोनों रिंग जो होंगी वो कैसे होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे है और दूसरी रिंग इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग देखें तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखेंगे तो इस फर्स्ट रिंग की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहां पे देखेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ ये किधर आएगा, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, B2। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे B1 और B2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो फॉर्मूला वही था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, I1 अपॉन में रेडियस अगर सेम है तो सेम मान लेंगे, कंप्लीट रिंग था तो मल्टीप्लाई में 2 पाई। B2 की वैल्यू भी वही होगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। करंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी, जो भी वैल्यू आपको गिवन हो न्यूमेरिकल में उसके अकॉर्डिंग। रेडियस सेम भी हो सकती है, डिफरेंट, मैं दोनों डिफरेंट मान के चल रहा हूँ, करंट भी और रेडियस भी। कंप्लीट रिंग है, सेकंड भी, उसका भी कितना होगा, 2 पाई। बट बोथ आर परपेंडिकुलर, B1 इज परपेंडिकुलर टू B2। दोनों की डायरेक्शन देखी जाए तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जब रिंग भी परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो नेट रिजल्टेंट क्या होता था, B नेट इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, नेट रिजल्टेंट फिर आ जाएगी। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था CBSE बोर्ड में। दो रिंग परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमें दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। जब ये रिंग परपेंडिकुलर है तो इनकी डायरेक्शन भी आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। और वहां पे हमें दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट यूज करना था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जैसे करते थे। एक A जो है वो B1 स्क्वायर है, दूसरा B2 है, आगे के टर्म्स cos 90 जीरो हो जाता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, सोल्व करना था, वही हमारा फाइनल आंसर था। आपको ये अच्छे से समझ में आएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेट वायर और सर्कुलर रिंग दोनों को मिक्स करके हम 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, वो नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।